13.44। मतलब अगर मैं कहूँ कि ये T20 क्रिकेट के इतिहास के सबसे महान और विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक रोहित शर्मा का औसत है, तो शायद पहली बार में कोई यकीन ही ना करे। हाँ बिल्कुल, कोई भी एकदम से चौंक जाएगा। एग्जैक्टली और हकीकत यही है कि जब भी वो राजस्थान के घरेलू मैदान पर खेलने उतरते हैं ना, तो उनके आंकड़े कुछ इसी खौफनाक हद तक गिर जाते हैं। आज की हमारी इस चर्चा का जो मेन फोकस है वो सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं है, बल्कि उन छिपे हुए आंकड़ों और रणनीतियों पर है जो अक्सर टीवी स्क्रीन पर मिस हो जाते हैं। सही कहा आपने। और आज हम जिन सोर्स मटेरियल का डीप डाइव कर रहे हैं, उनमें मैच प्रीव्यू, पिच रिपोर्ट और हेड टू हेड डेटा शामिल हैं। ये सब मिलकर आईपीएल 2026 के इस हाई वोल्टेज मैच की पूरी कहानी बता रहे हैं। हाँ, जो गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच होने वाला है। तो हमारा मिशन सिर्फ ये बताना नहीं है कि कौन खेल रहा है, बल्कि उन टेक्निकल और साइकोलॉजिकल पहलुओं को गहराई से समझना है जो इस मैच का असली रुख तय करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि एक तरफ तो अजय राजस्थान है जो जीत के मोमेंटम के साथ आ रही है, और दूसरी तरफ सितारों से सजी मुंबई इंडियंस हैं जो बस अपनी लय की तलाश में है। और पता है, यही मोमेंटम का जो अंतर है ना, मुझे लगता है यही इस मैच की नींव है। मतलब जब कोई टीम लगातार जीत रही होती है तो मैदान पर उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके फैसले लेने का तरीका, सब कुछ एक अलग ही लेवल पर होता है। एकदम सही बात है। आप राजस्थान रॉयल्स का पिछला मैच ही देख लीजिए गुजरात के खिलाफ। जिस तरह से उन्होंने आखिरी 2 ओवरों में सिर्फ 15 रन डिफेंड किए, वो कोई तुक्का नहीं था। वो दबाव में बेहतरीन गेंदबाजी का एक क्लासिक उदाहरण था। वो 15 रन वाली बात तो सच में हैरान करने वाली थी। मतलब आज के T20 क्रिकेट में 15 रन तो एक ओवर में आराम से बन जाते हैं। तुषार देशपांडे और जोफ्रा आर्चर ने ऐसा क्या जादू कर दिया था? क्या ये सिर्फ सटीक यॉर्कर का कमाल था या इसके पीछे फील्ड प्लेसमेंट का कोई खेल था? देखिए, वो सिर्फ गेंद की गति या यॉर्कर का कमाल नहीं था। वो टेक्निकल सटीकता और मेंटल टफनेस का एक बेहतरीन मिक्सचर था। जब आपको 12 गेंदों में 15 रन बचाने हो तो गलती की गुंजाइश तो बिल्कुल नहीं होती ना। हाँ, जरा सी भी नहीं। तो आर्चर और देशपांडे ने क्या किया कि वाइड यॉर्कर और धीमी बाउंसर का ऐसा जाल बुना कि बल्लेबाजों को अपना मनचाहा स्विंग खेलने की जगह ही नहीं मिली। अच्छा, मतलब उन्होंने लेग साइड की बाउंड्री को बड़ा रखते हुए गेंद को लगातार ऑफ स्टंप के बाहर फेंका, राइट? तो एग्जैक्टली इसी को तो क्लीन एग्जीक्यूशन कहते हैं। और जब टीम ऐसा करती है तो उनका कॉन्फिडेंस आसमान पर होता है कि वो किसी भी स्थिति से मैच पलट सकते हैं। हाँ, और इस कॉन्फिडेंस के सेंटर में उनके कप्तान रियान पराग भी तो है। गुवाहाटी तो उनका अपना घर है। यहाँ उन्होंने 151 रन बनाए हैं, वो भी 136 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से। एक कप्तान के तौर पर टीम को आगे ले जाने की बड़ी जिम्मेदारी है उन पर। बिल्कुल, ये तो उनका गढ़ है। पर यहीं पर ना मुझे एक बड़ा विरोधाभास नजर आता है। क्या घरेलू मैदान हमेशा फायदा ही देता है? मतलब सोचिए, आपके अपने लोग स्टेडियम में बैठे हैं, हर गेंद पर शोर मच रहा है। क्या ये इमोशनल प्रेशर पराग के लिए एक मेंटल ट्रैप नहीं बन सकता, जहां वो अति उत्साह में गलती कर दें? ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने। मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो होम ग्राउंड सच में एक दोधारी तलवार की तरह होता है। एक तरफ तो दर्शकों के भारी शोर से एड्रेनलिन का लेवल बढ़ता है। हाँ, वो जो 10% एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ वही एड्रेनलिन आपकी मसल मेमोरी को बिगाड़ भी सकता है। कप्तानी का प्रेशर तो खैर है ही। पराग को ना बिल्कुल ठंडे दिमाग से फैसले लेने होंगे। उन्हें ये भूलना होगा कि वो अपने घर में खेल रहे हैं। सही बात है। और अगर इमोशंस पर काबू रखने की बात करें तो दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस की हालत बिल्कुल उल्टी है। दिल्ली कैपिटल से हारने के बाद वो टेबल में नीचे हैं। एक चैंपियन टीम जब हारती है तो ड्रेसिंग रूम में बहुत प्रेशर होता है। हाँ, प्रेशर तो होता है पर उनके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि बीमारी के बाद कप्तान हार्दिक पांड्या वापस लौट रहे हैं। एक ऑलराउंडर के तौर पर हार्दिक का आना सिर्फ एक बदलाव नहीं है, बल्कि पूरी टीम का बैलेंस बदल देता है। बिल्कुल, हार्दिक पांड्या मॉडर्न T20 क्रिकेट में बहुत रेयर प्लेयर हैं। मतलब एक ऐसा सीम बॉलिंग ऑलराउंडर जो 140 की स्पीड से बॉलिंग भी कर सकता है और मिडिल ऑर्डर में स्पिनर्स पर छक्के भी मार सकता है। मतलब उनके होने से मुंबई को एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज या बॉलर खिलाने की छूट मिल जाती है। जो कॉम्बिनेशन वो ढूंढ रहे थे, वो पहेली सुलझ जाती है। एग्जैक्टली। अब पराग की कप्तानी और हार्दिक की वापसी का सबसे ज्यादा असर मैच की शुरुआत पर पड़ेगा। और जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं ना, मैच शुरू होते ही सबसे भयानक तूफान आने वाला है। यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी की ओपनिंग जोड़ी, इन दोनों का एक साथ स्ट्राइक रेट करीब 200 का है। वो भी पावर प्ले में। वैभव ने जो हाल ही में चेन्नई के खिलाफ 17 गेंदों में 52 रन बनाए थे ना,
वो तो अनरियल था। एग्जैक्टली पावर प्ले के अंदर 251 का स्ट्राइक रेट, ये कोई नॉर्मल बैटिंग नहीं है, ये तो सामने वाली टीम को मेंटली तोड़ने का पूरा ब्लूप्रिंट है। देखिए वैभव जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं वो किताबी क्रिकेट नहीं है। शुरुआती 6 ओवरों में जब गेंद नई होती है और स्विंग कर रही होती है, तब 251 की रेट से खेलने का मतलब है कि आप बॉलर की लेंथ पूरी तरह बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, वो गेंद के पिच होने का इंतजार नहीं कर रहे, बस लाइन के आर पार जाके हिट कर रहे हैं। सही कहा। इस बेखौफ रवैये से बॉलर अपनी लय खो बैठता है। लेकिन यार असली पेच तो यहीं फंसता है। वैभव बिल्कुल निडर है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता सामने कौन है, पर आज उनका सामना पहली बार जसप्रीत बुमराह से होने वाला है। मुझे तो ये ऐसा लग रहा है जैसे किसी वीडियो गेम में आप बिना पूरी तैयारी के सीधे फाइनल बॉस के सामने आ गए हो। हाँ, ये फाइनल बॉस वाली एनालॉजी बिल्कुल परफेक्ट है ना? क्योंकि वैभव पहले दीपक चाहर की एक आउटस्विंगर पर 0 पर आउट हो चुके हैं। क्या उनका ये फियरलेस अंदाज सच में बुमराह की उस रोबोटिक एक्यूरेसी के सामने टिक पाएगा? बुमराह तो मतलब हवा में ही बल्लेबाज का दिमाग पढ़ लेते हैं। बिल्कुल टिकना मुश्किल होगा। वैभव की ताकत उनकी निडरता है, लेकिन बुमराह की ताकत उनका बायोमैकेनिक्स और उनका दिमाग है। उनका एक्शन ऐसा है कि रिलीज के टाइम बल्लेबाज को कोई सुराग ही नहीं मिलता कि अगली गेंद यॉर्कर होगी या सीम पर सीधी रहेगी। तो वैभव जैसे युवा बल्लेबाज पहले ही अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे कि गेंद कहाँ गिरेगी। हाँ, और बुमराह इसी अंदाजे को गलत साबित करने के उस्ताद हैं। अगर वैभव जरा भी पहले कमिट कर गए तो बुमराह की रफ्तार उनके स्टंप्स बिखेर देगी। बाप रे। और दूसरे एंड पर यशस्वी जायसवाल का सामना ट्रेंट बोल्ट से होगा, जो रेस्ट के बाद लौट रहे हैं। जायसवाल का मुंबई के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत खौफनाक रहा है। उन्होंने 2 सेंचुरी मारी है। रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन एक लेफ्ट आर्म पेसर का इन स्विंग डालना एक अलग ही चैलेंज होता है लेफ्ट हैंडर के लिए। बोल्ट जब बॉल डालते हैं तो लगता है बाहर जा रही है, पर पिच होकर अचानक अंदर आती है। जिससे जायसवाल का फ्रंट पैड सीधे लाइन में आ जाता है और एलबीडब्ल्यू का खतरा बहुत बढ़ जाता है। एग्जैक्टली। यही बोल्ट को पावर प्ले का सबसे खतरनाक बॉलर बनाता है। अब अगर जायसवाल और वैभव बोल्ट और बुमराह के इस तूफान को पार कर भी लें तो मैच मिडिल ओवर्स में जाएगा। और हमारे सोर्सेज ने जो आंकड़े दिए हैं वो बताते हैं कि असली शतरंज का खेल तो मिडिल ओवर्स में रचा गया है। बिल्कुल। आपने जो शुरू में रोहित शर्मा के औसत का जिक्र किया था ना, हाँ, वो 20.68 का औसत, और घर से बाहर तो सिर्फ 13.44। ये किसी भी मौजूदा टीम के खिलाफ रोहित का सबसे खराब रिकॉर्ड है। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये बिल्कुल इत्तेफाक नहीं है, ये मैचअप्स और टेक्निकल कमजोरियों का नतीजा है। रोहित को बॉलर्स की पेस यूज करके पुल और कट शॉट खेलना पसंद है, लेकिन राजस्थान के पास संदीप शर्मा है जिन्होंने रोहित को 44 गेंदों में 5 बार आउट किया है। 5 बार? संदीप की तो रफ्तार भी इतनी नहीं है। वही तो कैच है। संदीप की ताकत उनकी नकल बॉल है। उनका एक्शन 135 की स्पीड वाला लगता है, पर गेंद सिर्फ 110 की स्पीड से आती है। रोहित का ट्रिगर मूवमेंट उन्हें जल्दी कमिट करा देता है और वो हवा में कैच दे बैठते हैं। ये तो एक फंदा हुआ। मुझे तो ये पूरा एक मकड़ी के जाले जैसा लग रहा है जहां रोहित के लिए हर तरफ से रास्ते बंद किए गए। अगर संदीप से बचेंगे तो जोफ्रा आर्चर है जिन्होंने उन्हें 34 गेंदों में 3 बार आउट किया है। हाँ, आर्चर की एक्स्ट्रा बाउंस रोहित को पुल शॉट पे फंसाती है, और स्पिनर्स में रवि बिश्नोई की गूगली तो है ही। बिश्नोई ने उन्हें 2 बार आउट किया है और रोहित का स्ट्राइक रेट मुश्किल से 109 का रहता है। और सिर्फ रोहित क्यों, सूर्य कुमार यादव जो इतने खतरनाक माने जाते हैं उनके लिए भी तो एक खास जाला बुना गया है। गुवाहाटी में स्काई का औसत 78 का है और स्ट्राइक रेट 203 का। बहुत शानदार रिकॉर्ड है। हाँ, लेकिन जैसे ही राजस्थान रविंद्र जडेजा को लाती है कहानी बदल जाती है। जडेजा ने स्काई को 76 गेंदों में 4 बार आउट किया है। इसके पीछे बहुत ही क्लियर टेक्निकल रीजन है। क्या रीजन है? मतलब स्काई तो स्पिनर्स को बहुत आराम से खेलते हैं। स्काई को वो गेंद पसंद है जिसमें गति हो और जो थोड़ी ऊपर फेंकी गई हो, ताकि वो अपनी कलाई यूज कर सकें। लेकिन जडेजा हवा में गेंद को फ्लाइट नहीं देते। वो सीधे स्टंप्स पर डार्ट की तरह गेंद फेंकते हैं, जो स्पिन होने के बजाय तेजी से स्किड करती है। अच्छा, तो स्काई को हाथ खोलने का मौका ही नहीं मिलता और वो दबाव में स्वीप खेलने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। एग्जैक्टली। पर यार मैं यहाँ एक सवाल पूछना चाहूंगी। हम इन 5-10 साल पुराने आंकड़ों पर इतनी बात कर रहे हैं, रोहित 5 बार आउट हुए, स्काई 4 बार आउट हुए, लेकिन क्या मैदान पर उतरते वक्त कोई खिलाड़ी सच में इन एक्सेल शीट के आंकड़ों के बारे में सोचता है? वैसे कॉन्शियसली तो नहीं सोचते। वही तो, T20 तो एक झटके का गेम है। उस दिन की फॉर्म और मोमेंटम ही सब कुछ होता है। क्या ये सारे आंकड़े उस प्रेशर वाले पल में सच में मैटर करते हैं? देखिए, खिलाड़ी एक्सेल शीट लेकर नहीं जाते, पर उनका सबकॉन्शियस माइंड ये जरूर याद रखता है। जब स्काई के सामने जडेजा आते हैं तो उन्हें याद रहता है कि इस बॉलर ने मुझे परेशान किया है। एक मेंटल ब्लॉक आ जाता है। हाँ, और इसे फैसले लेने में 1 माइक्रोसेकंड की देरी हो जाती है।
T20 में विकेट गिरने के लिए उतना ही काफी है। लेकिन हाँ, आपकी बात भी सही है कि हार्दिक पांड्या और विल जैक्स जैसे पावर हिटर्स मिडिल ओवर्स में आकर इन सारे पुराने आंकड़ों की धज्जियां भी उड़ा सकते हैं। बिल्कुल उड़ा सकते हैं। और इसीलिए क्रिकेट सिर्फ कंप्यूटर पर नहीं खेला जाता। अच्छा, अब थोड़ा उस चीज पर आते हैं जो ना तो बॉलर के कंट्रोल में है और ना बल्लेबाज के, पिच और मौसम। ये बहुत क्रूशल फैक्टर है। हाँ, क्योंकि बरसा पारा को हमेशा बैटिंग पैराडाइज माना जाता था, पर सोर्सेज बता रहे हैं कि इस सीजन ये पिच एक पहेली बन गई है। चेन्नई जैसी धाकड़ लाइनअप यहाँ सिर्फ 127 पर ऑल आउट हो गई थी। जी हाँ, पिच के नेचर में बदलाव आया है। इस बार गेंद रुक कर आ रही है और गुवाहाटी में जो ओवरकास्ट कंडीशंस है ना, उनकी वजह से बॉलर्स को बहुत ज्यादा सी मूवमेंट मिल रहा है। और पहली पारी का औसत स्कोर भी तो सिर्फ 142 से 155 के बीच आके सिमट गया है। सोचिए, आर्चर, बर्गर, बुमराह और बोल्ट इस पिच का क्या हाल करेंगे। वो तो कहर ढाएंगे। लेकिन इस दावत में एक बहुत बड़ा विलन मौसम भी है। गुवाहाटी में 75% बारिश की संभावना है। अगर मैच धुलता है तो अंक बटेंगे, जो राजस्थान को भारी पड़ेगा क्योंकि उन्हें टॉप पर रहना है। और अगर बारिश ना भी हो तो रात के मैच में ओस तो गिरेगी ही। मतलब सोर्सेस साफ कह रहे हैं कि ओस के कारण टॉस जीतने वाला कप्तान पहले बॉलिंग ही करना चाहेगा। बिल्कुल चाहेगा। तो मेरा सवाल ये है कि अगर मौसम इतना अनप्रिडिक्टेबल है और ओस का इतना बड़ा रोल है, तो क्या इस करोड़ों के मैच का असली फैसला रणनीति से ज्यादा सिर्फ टॉस के सिक्के पर डिपेंड नहीं हो गया है? देखिए, T20 में ओस का इम्पैक्ट तो बहुत रहता है। गेंद साबुन की तरह फिसलती है, स्पिनर्स को ग्रिप नहीं मिलती और यॉर्कर फुल टॉस बन जाती है। एग्जैक्टली। लेकिन मैं इसे सिर्फ टॉस का खेल नहीं मानूंगा। यहीं पर कप्तान की असली समझदारी की परीक्षा होती है। अगर टीम को पता है कि ओस आएगी, तो उन्हें पहली पारी में ही 20-25 रन एक्स्ट्रा बनाने का प्लान करना होगा। 155 की पिच पर 175 के लिए खेलना होगा। मतलब टॉस भले ही फेवर करे, पर मैच तो स्किल और स्ट्रैटेजी से ही जीता जाएगा। बिल्कुल। और ये जो एक्स्ट्रा रनों की तलाश है ना, ये हमें मैच के सबसे थ्रिलिंग हिस्से में ले जाती है, डेथ ओवर्स। डेथ ओवर्स। अगर स्कोर कम रहता है तो डेथ ओवर्स की हर एक गेंद किसी खजाने से कम नहीं होगी। और हमारे पास यह एक ऐसा की बैटल है जो अपने आप में ब्लॉकबस्टर है। शिमरॉन हेटमायर बनाम जसप्रीत बुमराह। हेटमायर इस सीजन 186 के कमाल के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, लेकिन जब सामने बुमराह होते हैं तो आंकड़े एकदम एक तरफा हो जाते हैं। श्रोताओं को मैं ये आंकड़ा ध्यान से सुनने को कहूंगी। बुमराह ने हिटमायर को T20 में 6 बार आउट किया है और 23 गेंदों में सिर्फ 17 रन दिए हैं। मतलब हिटमायर जैसा डेंजरस बल्लेबाज बुमराह के सामने इतना लाचार क्यों नजर आता है? इसका कारण हिटमायर की तकनीक और बुमराह के सटीक निशाने में छुपा है। हिटमायर मुख्य रूप से बॉटम हैंड के खिलाड़ी हैं। ताकतवर छक्के मारने के लिए उन्हें हाथ खोलने का रूम चाहिए होता है। अच्छा। और बुमराह उन्हें वो रूम कभी नहीं देते। बुमराह या तो बिल्कुल उनके पैरों के बेस पे यॉर्कर मारते हैं या पसलियों के पास ऐसी बाउंसर डालते हैं कि हिटमायर का शरीर क्रैम्प हो जाता है। अब जब हाथ खोलने की जगह ही नहीं मिलेगी तो बैट स्विंग कैसे काम करेगा? बहुत लॉजिकल है। और दूसरी तरफ राजस्थान के पास आर्चर है, जिनकी 145 की रफ्तार वाली यॉर्कर मुंबई के लोअर ऑर्डर के लिए एक बुरा सपना बन सकती है। एकदम सही। तो ये डेथ ओवर्स की छोटी छोटी गलतियां ही तय करेंगी कि जीत का ताज किसे मिलेगा। बिल्कुल। पर अगर हम भविष्यवाणियों की बात करें तो हमारे सोर्सेज बताते हैं कि सारे AI टूल्स जैसे ग्रोक, जेमिनाई या चैट GPT सब एक सुर में राजस्थान की जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं। हाँ, AI का लॉजिक काफी क्लियर है। वो पैटर्न, कंसिस्टेंसी और फॉर्म को नापते हैं। राजस्थान इस वक्त एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह है। उनका डेथ ओवर डिफेंस बहुत मजबूत है, जबकि मुंबई अभी भी अपना सही कॉम्बिनेशन ढूंढ रही है। AI का विश्लेषण लॉजिकल तो है, पर यार मेरा दिमाग यहाँ कुछ और ही कह रहा है। मशीनें तो सिर्फ पुराना रिकॉर्ड पढ़ती है ना? हाँ, वो तो है। मुंबई इंडियंस का इतिहास हमेशा से अनप्रिडिक्टेबल रहा है। वो टीम किसी भी स्थिति से पलटवार कर सकती है। क्या मुंबई की ये स्टार पावर, उनका घायल शेर की तरह वापसी करने का जज्बा, इन सारे कंप्यूटर एल्गोरिदम को गलत साबित नहीं कर सकता? क्या रोहित और स्काई अपने एक अच्छे दिन पर सारे डेटा को आग नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं। और यही तो क्रिकेट की असली खूबसूरती है। खेल सिर्फ कागज या कंप्यूटर स्क्रीन पे थोड़ी ना खेला जाता है। इंसानी इमोशंस, उस दिन का मोमेंटम, ये सब डेटा से बहुत ऊपर हैं। एग्जैक्टली। AI शायद फॉर्म नाप ले, पर वो उस आग को नहीं नाप सकता जो लगातार हारने के बाद एक चैंपियन टीम के ड्रेसिंग रूम में जल रही होती है। रोहित, स्काई, हार्दिक, ये वो नाम हैं जो अकेले मैच पलट सकते हैं। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ निकालें,
तो आज मुकाबला सिर्फ 2 पॉइंट्स का नहीं है। ये मैच है राजस्थान की क्लीन एग्जीक्यूशन वाली स्ट्रैटेजी और मुंबई के स्टार पावर वाले पलटवार के बीच। या तो गुवाहाटी में रियान पराग का तूफान उठेगा या फिर मुंबई अपनी लेजेंडरी शान बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक देगी। हाँ, और हमने ये भी देखा कि हेड टू हेड आंकड़ों का जाल कैसे काम करता है। मौसम और ओस कैसे विलन बन सकते हैं और डेथ ओवर्स में नसों पर काबू रखना कितना जरूरी होने वाला है। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगी जो शायद इन सारी भविष्यवाणियों और हमारे इस लंबे चौड़े एनालिसिस से बहुत परे है। क्या विचार है? जरा सोचिए, क्रिकेट में डेटा अपनी जगह है, मैचअप्स अपनी जगह हैं। हमने अभी दुनिया के सबसे महान खिलाड़ियों की बात की, लेकिन क्या हो अगर आज रात इन सारे करोड़ों रुपयों के दिग्गजों के बीच कोई एक ऐसा युवा खिलाड़ी निकलकर सामने आ जाए जिसे कोई नहीं आंक रहा। अरे वाह, ये तो बहुत दिलचस्प थॉट है ना? एक ऐसा अनजान चेहरा जिसका शायद अभी तक कोई डेटा बना ही ना हो, जो एआई की मेमोरी में ही ना हो, और वो खिलाड़ी अपनी एक जादुई पारी या स्पेल से इन सारी भारी भरकम रणनीतियों को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दे। आखिर खेल का इतिहास तो हमेशा उसी के नाम लिखा जाता है जो वो करता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होती, जो बिल्कुल अनपेक्षित होता है। बिल्कुल, क्रिकेट गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज है। इसी खूबसूरत विचार के साथ हम आज की इस डीप डाइव को यहीं खत्म करते हैं। मैच का पूरा मजा लीजिए।